हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास 10 फिजिक्स का। और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था, बट कुछ बाकी थे। उन बाकी के टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसे ही जूल्स लॉ भी कहते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप किसी रजिस्टर को करंट प्रोवाइड कराते हो, तो वो जो करंट है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस लॉ को यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस्ड हीट across a register depends on the square of current, resistance of the register, and time. That's mean हीटिंग इफेक्ट में जिस हीट की हम बात कर रहे हैं उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई रजिस्टर है, ठीक है, या कोई डिवाइस है जिसके पास रेजिस्टेंस कितना है, आर। ओके, आप इसमें करंट फ्लो कराते हो आई, और कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने वाली है वो इन सब पर डिपेंड करेगी। जितने ज्यादा टाइम के लिए आप करंट प्रोवाइड कराओगे, जितनी ज्यादा करंट प्रोवाइड कराओगे, उतनी ज्यादा यहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और वो जो डिवाइस है या वो जो रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि हीट कितनी वहां पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी डिवाइस को या रजिस्टर को करंट प्रोवाइड करा रहे हो, और वहां से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो है हीट। ठीक है, स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था लास्ट क्लास में कि जैसे लाइट बल्ब होते हैं, लाइट बल्ब में आप क्या कर रहे होते हैं, करंट प्रोवाइड कराते हो, एज अ रिजल्ट आपको एक तो लाइट मिलती है, दूसरा आपको थोड़ी हीट भी मिलती है। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे आपके पास लाइट बल्ब होते हैं जिनको हम यूज ही इसलिए करते हैं, लाइट वो कितनी प्रोवाइड करा रहे हैं, ब्राइटनेस कैसी है, कितना ग्लो कर रहे हैं, हम हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है। हम उनको इसलिए चूज कर रहे होते हैं ताकि वो रूम को थोड़ा वार्म रख पाए। ठीक है, रूम का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करके रख पाए। ओके, और वो कैसे होगा, वो हीट प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, मतलब इतना तो नहीं जितना इलेक्ट्रिक हीटर वर्क करते हैं। ओके, जितना हीट अप वो कर देते हैं उतना तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन रख पाए। ओके, तो यहाँ पर आप लाइट बल्ब को दो चीजों के लिए यूज कर सकते हो, एक तो लाइट के लिए और एक हीट के लिए। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसा सपोज मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या वो करंट को फ्लो होने देगा? नहीं। अब वो लाइट बल्ब की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो वो जो वहां से आप उसको करंट फ्लो कराओगे, उसको करंट प्रोवाइड कराओगे, वो लाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते वहां से, क्योंकि वो वैसे डिजाइन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो करंट उसके पास आ रही है उसका क्या होगा,
उसको रोकने की कोशिश करेगा, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट अप हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ना, हीट अप होना, सीधी सी बात है, आपको वो टेम्परेचर फील होगा, वो हीट फील होगी। ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्या आ रहा है, एक सीधा सा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आप करंट प्रोवाइड करा रहे हो और फाइनली आपको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, कपड़े प्रेस करने वाली जो होती है आयरन, और साथ में जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, वो इसी लो पर, इसी इफेक्ट पर वर्क करते हैं। उनके अंदर हम एक ऐसा मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, जनरली हम जो यूज करते हैं वो निक्रोम होता है। ठीक है, और ये निक्रोम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, और वो ज्यादा बेटर वे में वहां हीट प्रोड्यूस कर पाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा होगा डेफिनेटली। अब टेम्परेचर बढ़े और ऐसा ना हो कि वो मटेरियल मेल्ट हो जाए, तो हम ये भी मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हम जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें निक्रोम मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसको क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, कॉपर को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, या अदर आपके पास मटेरियल्स होते हैं उनको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो मेन रीजन ये होता है कि इस लॉ को हम अप्लाई करने के लिए वहां पर दो चीजें देखते हैं, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो जल्दी मेल्ट नहीं होना चाहिए, एक ऐसा मटेरियल हम वहां चूज करते हैं। और इन दोनों चीजों में बेस्ट होता है निक्रोम, जो कि एक एलॉय है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप ये जो निक्रोम मटेरियल यूज कर रहे हो, इसी को हम यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम जब अभी पावर के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आपने एक वर्ड में यहाँ पर ये यूज हुआ है एक क्वेश्चन में, हीटिंग एलिमेंट। तो वहाँ हीटिंग एलिमेंट का मतलब यही था, एक ऐसा मटेरियल हम यूज कर रहे होते हैं जो क्या कर रहा होता है, करंट को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, हीट में। ओके, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, निक्रोम। इसको हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन जो होगी आपके पास, साथ में इलेक्ट्रिक हीटर आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन दोनों में जो हम मटेरियल यूज करते हैं होता है निक्रोम। इसकी जो रेजिस्टिविटी है और मेल्टिंग पॉइंट, दोनों काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, और हम इसे और क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। हमारे पास क्या है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हमने अभी पढ़ा था P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो इसको रिप्लेस कर दे, क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू पी टी। पर हमने तो अभी पढ़ा था W इक्वल्स टू पी टी, या फिर P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। हम तो वहां इसको क्या बोल रहे थे, कंज्यूम्ड एनर्जी। ठीक है, या एनर्जी जो हमने सर्किट को प्रोवाइड कराई है। यहाँ हम इसको हीटिंग इफेक्ट में हीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो, अगर आप एक सर्किट यूज कर रहे हो, उसमें आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, और हो सकता है कि आपने उसमें कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब भी यूज किया है, रजिस्टर भी यूज किया है, तो वहां पर आपने जो उसको टोटल एनर्जी दी है, वो दो से तीन चीजों में डिवाइड हो गई। वो लाइट बल्ब के पास भी जा रही है, वो रजिस्टर के पास भी जा रही है, तो वहाँ हीट भी जनरेट होगी। लेकिन आप उसको पार्ट्स में कैलकुलेट करोगे, सीधा सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ वहां पर हीट जनरेट नहीं हो रही है। ओके, लेकिन अगर आपने एक सिंपल सा सर्किट लिया है जिसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है,
जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, और एक रजिस्टर है। ठीक है, कोई लाइट बल्ब यूज नहीं हुआ है। तो वहां पर क्या होगा, फिर जितनी भी करंट जाएगी उसका यूज हम किस में कर रहे हैं, हीट को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि रजिस्टर और कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप एक स्पेशल केस मान सकते हो जहां पर जो जितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड कराई वो पूरी तरह किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। ओके ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर इसका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर P की और फॉर्म्स भी थी, जैसे P इक्वल्स टू वी आई। तो यहाँ पर अगर हम P की ये वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा, वी आई इंटू टी, राइट। नेक्स्ट P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से आ जाएगा H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके, तो ये कुछ फॉर्म्स है। अगर आप पावर वाले फॉर्मूलाज को याद कर लेते हो तो यहाँ पर इस एक फॉर्मूला से बाकी सब आप निकाल लोगे। ओके ओके, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, करंट कितनी है, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकेंड। अब देखो ये एक चीज नोटिस करना, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें मोस्टली आपके पास जो डिवाइस होगी उसका नाम उन्होंने मेंशन किया होगा, ये तो इलेक्ट्रिक हीटर है या फिर इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, क्योंकि इन सब में किसकी बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ये हीट के बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल। ठीक है, हीट की भी वही यूनिट होती है जो एनर्जी की होती है, जूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, the resistance of a resistor is reduced to half of its initial value। एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस इनिशियली मान लो R था, हमने उसको रिड्यूस कर दिया है, और कितना कर दिया है, हाफ कर दिया है। ओके, if other parameters of the electrical circuit remain unaltered, find the amount of heat produced in the resistor। इसमें हम H1 को H कंसीडर कर लेते हैं, H2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड, अनचेंज्ड। ओके, अनअल्टर्ड का मतलब क्या है, अनचेंज्ड। तो हमें हीट चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, किसको यूज करें, फर्स्ट थिंग क्योंकि रेजिस्टेंस की बात हुई है तो उस फॉर्मूला में रेजिस्टर होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा आ जाएगा H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। कौन सा यूज करें, देखो इन्होंने बोला है इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, रेजिस्टेंस चेंज हुआ है
और हम यहाँ पर पढ़ते हैं V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने वोल्टेज को फिक्स रख दिया, रेजिस्टेंस को चेंज किया किसी भी तरह से, और उसकी वजह से करंट चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो आपके हाथ में है ना चेंज करना, आप कितनी वोल्टेज उनको प्रोवाइड कराओगे। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो वोल्टेज खुद से चेंज नहीं होगी। और हम ये एक सिंपल सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज सोर्स है, ओके, और एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। उसमें जब तक आप वोल्टेज चेंज नहीं करोगे वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, अगर रेजिस्टेंस चेंज किया है तो सीधी सी बात है वो ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस हो गया है तो वो कम करंट को फ्लो कराएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ है तो वो ज्यादा करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आर चेंज करोगे तो सीधी सी एक पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि करंट चेंज होगी, और करंट के बारे में हमें यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। ओके, तो किसको करें, इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अदर पैरामीटर्स जो हैं सर्किट के वो अनचेंज्ड रहते हैं, तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि वोल्टेज की बात कर रहे हैं और ये कितना है, कांस्टेंट, क्योंकि ये खुद से चेंज नहीं होगा जब तक आप चेंज नहीं करोगे। ओके, बात करें टाइम की, टाइम को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, देखो टाइम तो मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, वो अगर चीजों को मेजर कर रहे होते हैं तो सेम टाइम में करते हैं। ठीक है, पहला केस उन्होंने जब देखा होगा अगर 20 सेकेंड उन्होंने लिया है तो दूसरे केस में भी वो 20 सेकेंड ही ले रहे हैं, ऐसा वो एज्यूम करके क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टाइम के बारे में वो आपको बताए ना बताए एक ही बात है, कुछ नहीं बताया तो उसका कांस्टेंट ले लो। कंफ्यूजन वी और आई वाले फॉर्मूला में रहता है, तो ये यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया है ये याद रखना। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, H1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R1 T, H2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R2 T, डिवाइड करेंगे H1 डिवाइडेड बाय H2 इक्वल्स टू R1 R2, R2 कितना है, 1/2 R डिवाइडेड बाय R, तो यहाँ से हमारे पास H2 कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ H1। तो इनिशियली जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी अब उसकी 2 टाइम्स हो गई। क्लियर है, चेंज नहीं पूछा इन्होंने, सिंपली क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in a resistive circuit if the current is increased to the 3 times, calculate the percentage change in the amount of heat dissipated in the circuit। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है। रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है, वो एक ऐसे सिंपल सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर इन्होंने यूज किया हुआ है और उसके अलावा एक वोल्टेज सोर्स है और कुछ नहीं। और कुछ क्या नहीं, मतलब वहां पर आपके पास कोई लोड इन्होंने यूज नहीं किया है, कोई लाइट बल्ब नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, सॉरी सिर्फ एक रजिस्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेटली करंट फ्लो हो रही होगी। क्या बोल रहे हैं, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हमारे पास जो करंट है वो इनिशियली मान लेते हैं आई है, और ये क्या हुआ यहाँ पर 3 टाइम्स हो गई है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट।
हमें हीट चाहिए यहाँ पर। H1 मान लेते हैं H है, और H2 हमें नहीं पता है, और ये हमसे परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं, मतलब डेल H निकालना है। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? डेल H को हम डिवाइड कर सकते हैं H1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डेल H का मतलब यहाँ पर क्या है? H फाइनल माइनस H इनिशियल डिवाइडेड बाय H इनिशियल। ओके, H फाइनल हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? H2 को। H इनिशियल किसको बोल रहे हैं? H1 को। जब भी आपसे वो चेंज को पूछेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, परसेंटेज चेंज को पूछेंगे तो जो भी चेंज है उसको इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें फाइनली ये चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें पहले H2 भी तो चाहिए। H1 तो हमने कंसीडर कर लिया, कितना है? H1 H है, तो कैसे निकालें? अगेन हमारे पास दो फॉर्मूला है जिसमें हमें आई देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा क्या है? H इक्वल्स टू वी आई टी। ओके, कौन सा यूज करें? क्योंकि देखो करंट की बात कर रहे हैं, करंट का होना जरूरी है। और अगर आप यहाँ पर V की बात करोगे, ओके, तो यहाँ पर आप I को अगर देखो तो I की पावर 1 है, यहाँ पर I स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों में से किसको यूज कर रहे हो मैटर करता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा था। आप यहाँ पर देखो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर आ रहा है यहाँ पर। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? आपके पास एक रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने रेजिस्टेंस को चेंज किया है या नहीं किया है, मतलब यहाँ पर जो आर है वो कांस्टेंट है फॉर श्योर। ठीक है, इन्होंने एक रजिस्टर यूज किया है, उसका रेजिस्टेंस इन्होंने चेंज नहीं किया है क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। करते तो वो मेंशन करते थे। तो आर यहाँ पर कांस्टेंट है, आई चेंज हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा होगा? वोल्टेज की वजह से हो रहा होगा। तो वोल्टेज यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, ये अगर चेंज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा होगा? वोल्टेज की वजह से। और वोल्टेज कितनी चेंज हुई है ये हमें नहीं पता है। जब वोल्टेज नहीं पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला को हमें यूज करना है। सो फ्रॉम H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाई H2 इक्वल्स टू, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे, तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख रहे हूँ I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास H2 कितना आ चुका है? 9H। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज, तो फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं। H फाइनल कितना है? 9H। इनिशियल कितना था? H डिवाइडेड बाय H इंटू 100। H कॉमन लेंगे या सिंपली कर सकते हो 8H डिवाइडेड बाय H इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आता है 800%। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। एक टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है जिसमें हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। हमारे पास कोई रजिस्टर है या फिर कोई लाइट बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस है, उनको हम सीरीज में पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और थैंक यू एवरीवन यहाँ तक बने रहने के लिए और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून।